हमारे कोर्स का आखिरी टॉपिक है एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, द आउटलाइन to outline recent developments in health and safety management including the developments of occupational health and safety। ये स्टैंडर्ड का नाम है एंड द एक्रीडेशन। ये है कि ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसमें हमने ये देखना है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो क्या है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं और उसमें डेवलपमेंट्स क्या हैं। इसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में एक तो ये चीज़ें आती हैं कि जो हमारे सेफ्टी वगैरह के स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे हम एक फ़र्ज़ किया चूल्हा ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है ISO फ़र्ज़ किया 1401, या तो हर एक जो हम प्रोडक्ट डिज़ाइन होती है या कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो उसके ना कुछ सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो जो भी हम प्रोडक्ट बाय करते हैं या साइट पे काम करवाते हैं तो हमने ये देखना होता है कि ये जो हमारी सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं वो उनकी कंप्लाइंस में हमारा काम चल रहा है या जो भी हम प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं वो जो है स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाई गई है। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स डेफिनेशन, द मीन्स बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स रिस्क थ्रू मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, अब ये भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, फ़र्ज़ किया आपने एक कमर्शियल जो है वो बिल्डिंग बनानी है तो आपने पहले से रिस्क आइडेंटिफाई कर लेने हैं कि जो है हमारी कंस्ट्रक्शन के दौरान किस किस तरह के रिस्क्स आएंगे। ठीक है, कुछ रिस्क होते हैं जो फोरसीन होते हैं जिनका हम पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिनका हमें पहले से नहीं पता होता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिस्क ये आ सकता है कि बारिश हो सकती है और हमारा जो मटेरियल है वो बाहर पड़ा हुआ है, तो अगर हमने उसकी कोई फेंसिंग वगैरह नहीं की या प्रॉपर कवरिंग नहीं दी तो वो ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमें रिस्क पहले से पता है तो हम पहले से उसके लिए कुछ ना कुछ जो है वो कंट्रोल मेथड लगाएंगे अपने मटेरियल को बचाने के लिए। तो इस सारे को हम कहते हैं कि सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी। या फिर आपने देखा होगा कि जब काम हो रहा होता है हाई राइज बिल्डिंग्स पे तो स्कैफोल्डिंग पे जब वर्कर काम कर रहे होते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई हुक्स वगैरह से, वो मैं अभी आगे आपको पिक्चर्स में दिखाऊंगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में आती हैं। फिर ये डेफिनेशन ही है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की, पार्ट ऑफ द ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम दैट फैसिलिटेट्स द मैनेजमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क्स एसोसिएटेड विद बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के जितने भी रिस्क हैं वो सारे आ जाएंगे इसमें। दिस इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्लानिंग एक्टिविटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज फॉर डेवलपिंग एंड अचीविंग, रिव्यूइंग एंड मेंटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। ठीक है, अब ये इसकी बड़ी एक ओवरऑल डेफिनेशन है कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर देख रहे हैं, ऐसे अगर आपकी कोई फर्म है, केमिकल की फर्म है, वहाँ पे हज़ार्डस केमिकल्स के साथ आपका वेस्ट के साथ भी इंटरेक्शन है ह्यूमन का और बाकी मशीनरी वगैरह भी है, तो वहाँ पे जो वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक केमिकल इंडस्ट्री है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले से ही ये सारी चीज़ें अपनी प्लानिंग में करेगी एक्टिविटीज़ की। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स, जो भी सारा वो वहाँ पे कंट्रोल हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रोसीजर है वो सारा इसमें आ जाएगा। सेफ्टी प्रोग्राम्स, ट्रेडिशनल अप्रोच इज़ द यूज़ ऑफ सेफ्टी प्रोग्राम्स। क्या हम कर सकते हैं, सेफ्टी प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं। प्रोग्राम्स आर फोकस्ड ऑन कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस। प्रोग्राम्स डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग और एनी फीडबैक मैकेनिज्म्स। The performance of a program is measured using indicators such as number of accidents, injuries। ठीक है, अब यह है कि सेफ्टी प्रोग्राम्स क्या होते हैं कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम सेफ्टी प्रोग्राम बनाते हैं। और सेफ्टी प्रोग्राम क्या हम कैसे बनाते हैं, जो पहले से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं लोकल या इंटरनेशनल, उनकी कंप्लायंस में हम अपनी पॉलिसी बनाते हैं। उसके बाद जो भी उसका फीडबैक होता है उसके ऊपर हम चेंज करते हैं। ये आएगा आगे आएगा डिटेल में।
Systems approach. 4 elements common to general systems theories are input, process, output and feedback. अब input में क्या होगा कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहे हैं कि हमें ये इस तरह के रिस्क आएंगे, तो हम उनको लिस्ट डाउन कर लेंगे पहले। जो हमें रिस्क आएंगे उसको देख के हम अपना प्रोसेस बना लेते हैं, और उससे जब आउटपुट आता है कि एक्सीडेंट्स कंट्रोल होते हैं या नहीं कंट्रोल होते, तो उस फीडबैक के ऊपर हम दोबारा से अपनी पॉलिसी चेंज कर लेते हैं। सिस्टम्स आर आल्सो क्लास्ड एज बीइंग आइदर ओपन और क्लोज्ड। ओपन सिस्टम्स इंटरैक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इज सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस मतलब कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा बाकी मार्केट में चल रही हैं और प्रैक्टिसेस, उनसे भी इन्फ्लुएंस होते हैं। क्लोज सिस्टम्स डू नॉट इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड सो देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट और रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग इंटरनल कंडीशंस इज लिमिटेड। क्लोज सिस्टम जो है वो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से ही डिज़ाइन करते हैं और वो वहीं पे ही रहता है, बाहर के सिस्टम से इन्फ्लुएंस नहीं होता। ये सिस्टम अप्रोच है एक्सप्लेन की हुई। ये इनपुट है हमारा, हमें क्या रिस्क आ सकता है। हम हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, हमारा वर्कर जो है वो 7th स्टोरी से गिर सकता है, तो हमने उसके लिए क्या करना है, हमने उसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देना है कि वो वहाँ से ना गिरे। या हमारे केमिकल इंडस्ट्री है तो कोई स्प्लैशेस वगैरह एसिड स्प्लैशेस से कोई बंदा इंजर हो सकता है, तो हम वहाँ पे भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स देंगे। तो ये हमारा इनपुट है, जो भी हमारी पॉलिसी है। यहाँ पे फिर हम उसको प्रोसेस करेंगे, तो हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे, उसका आउटपुट आएगा जो भी, फिर उसका फीडबैक। और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, ये जो है ना डब्बा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। अब अगर हमारा क्लोज्ड सिस्टम है तो हमारा बस ये बॉक्स के अंदर वाला सिस्टम है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाहर है, वो उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपका ओपन सिस्टम है तो बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, मतलब दूसरी इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, उनसे वो इन्फ्लुएंस होगा। नेक्स्ट ये हमारी की एलिमेंट्स हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के। इसमें अब ये देखें कि क्या होता है। पॉलिसी होती है, पॉलिसी बनाते हैं हम, ऑर्गेनाइजिंग आएगी, उसके बाद प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, फिर मेजरिंग परफॉर्मेंस, रिव्यूइंग परफॉर्मेंस, और ऑडिट जो है ना, ऑडिट हमारा हर फेज पे चल रहा होगा। कोई भी पॉलिसी जो है वो आपकी मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन के बगैर चल ही नहीं सकती। मतलब फर्ज किया आपने एक पॉलिसी बना दी, आपने उसको मॉनिटर ही नहीं किया, आपने मॉनिटरिंग आपने उसकी हर फेज पे करनी होती है। प्लानिंग के फेज पे भी मॉनिटरिंग आपने करनी होती है कि प्लानिंग ठीक हो रही है, उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग के फेज पे भी आपने करनी है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो रही है या नहीं हो रही। फिर आपने परफॉर्मेंस मेजर करनी है कि जो हमने पॉलिसी बनाई थी सेफ्टी के लिए, या और भी जनरली जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, तो आपने उसकी परफॉर्मेंस मेजर करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपने मतलब पॉलिसी बनाई है वो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स भी दे रही है या नहीं। फिर उसके बाद आपने उसको रिव्यू करना है, और ऑडिट जो है, ऑडिट आपका जो भी होगा वो हमें फिर एंड पे हम आपको जो हम नई पॉलिसी बनाएंगे उसमें फिर हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे कि ऑडिटिंग के बाद हमारे पास ये रिजल्ट्स हैं, पिछली हमारी पॉलिसी में ये चीज़ें नेगेटिव थी, तो उनको हम दोबारा से करेंगे। ठीक है, आगे सबकी अलग अलग डेफिनेशन है कि पॉलिसी क्या है। पॉलिसी इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी सेट अ क्लियर डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो। ऑर्गेनाइजिंग में क्या आएगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट्स और इन प्लेस फॉर रिव्यूइंग द पॉलिसी। के जो हमने पॉलिसी बनाई है उसके लिए हमारे पास मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट है। ऐसे नहीं कि हमने कागज़ पे पॉलिसी बना के रख दी और उसको ऑर्गेनाइजिंग कर, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास कोई मटीरियल ही नहीं है या रिसोर्सेज ही नहीं है। उसके बाद प्लानिंग, देयर इज अ प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू द इम्प्लीमेंटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी थ्रू एन इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसकी प्लानिंग में परफॉर्मेंस मेजर कैसे करते हैं, अगेंस्ट अग्रीड स्टैंडर्ड्स टू रिवील व्हेन एंड वेयर इम्प्रूवमेंट्स इज नीडेड। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो हमारी हमने बनाई थी पॉलिसी वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए हमें। ऑडिटिंग एंड रिव्यूइंग परफॉर्मेंस में क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन लर्न्स फ्रॉम ऑल रेलिवेंट एक्सपीरियंस एंड अप्लाइज द लेसन्स। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि क्या क्या कितना उन्होंने कवर कर लिया था सिस्टम को, क्या क्या चेंजेस चाहिए, तो उस हिसाब से दोबारा उसको इनकॉर्पोरेट कर लेती है।
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस तरह का होता है। द फॉलोइंग अप्रूव्ड पीपीई मस्ट बी वर्न ऑन द साइट ऑल द टाइम। सेफ्टी हेलमेट्स, कंस्ट्रक्शन साइट पे कि कोई चीज़ अगर ऊपर से गिरती है तो आई प्रोटेक्शन, हाई विजिबिलिटी क्लोथिंग दूर से नज़र आनी चाहिए, प्रोटेक्टिव ग्लव्स, प्रोटेक्टिव फुटवेयर। अच्छा जी, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि पीपीई क्या होता है। उसके बाद जो है ये सारे पीपीईज होते हैं। हाई विजिबिलिटी क्लोथिंग है, ये मास्क है, अगर आपका कोई इनहेलिंग आपकी इस तरह की कोई हैजर्डस चीज़ है तो आप तब मास्क पहनेंगे। ग्लासेस, सेफ्टी हेलमेट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। सेफ्टी ग्लव्स होते हैं कि अगर आपका बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक काम है, जैसे आपको इंसुलेटेड ग्लव्स कई दफ़ा चाहिए होते हैं अगर आप इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं। तो फुटवेयर, ईयरबड्स हैं, ये नॉइज़ कैंसलिंग डिवाइसेस होती हैं, और ये क्लोथिंग है। हेड प्रोटेक्शन के लिए ये वाला जो हेलमेट है, फ्रीक्वेंट कॉजेज ऑफ हेड इंजरीज में फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये बम्प, हेड अगेंस्ट, या मतलब कोई चीज़ आपके सर पे गिर सकती है, या आप किसी चीज़ से टकरा सकते हैं, एक्सीडेंटल हेड, या फिर आपका इलेक्ट्रिकल हैजर्ड से कांटेक्ट हो सकता है। तो इन 3 चीज़ों के लिए आपको चाहिए होता है हेलमेट। हेड प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है? आइज़, नोज़, माउथ सब कुछ जो है वो आपका दिमाग काम कर रहा है तो सारा काम कर रहा है, सारी चीज़ें काम कर रही हैं। हैट्स जो होती हैं, हेलमेट्स, उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये क्लास जी जो है ये जनरल हैट होती है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इम्पैक्ट और पेनिट्रेशन, के आपके सर में कोई चीज़ पेनिट्रेट करेगी या जो चोट वगैरह लगती है उससे। और लो वोल्टेज से ये करता है 2200 वोल्ट्स तक आपको प्रोटेक्ट करता है। क्लास ई का हैट होता है, ये इलेक्ट्रिकल के लिए होता है और ये हमें 2000 वोल्ट तक प्रोटेक्ट करता है और फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स पे भी प्रोटेक्ट करता है ये। उसके बाद है क्लास सी, डिज़ाइन फॉर कंफर्ट एंड ऑफर्स लिमिटेड प्रोटेक्शन। इसमें क्या है कि बम्प्स वगैरह के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं देता। ये बड़ा बेसिक सा हैट होता है।
उसके बाद यह कि इंस्पेक्टिंग एंड क्लीनिंग में क्या है कि अगर हम वियर एंड टियर है रेस्पिरेटर्स में तो वो हम चेक करेंगे कि अगर ख़राब हुआ हुआ है तो हम उसको चेंज करेंगे, या फिर अगर उसकी वो मैला है, गंदा है, तो हम उसको डिसइंफेक्ट करेंगे। स्टोर किस तरह से करना है, ऐसे हमने उसको स्टोर करना है कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट डस्ट, सनलाइट, हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, ये सारी चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है। हेयरिंग प्रोटेक्शन के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। नॉइज़ कैंसलिंग डिवाइसेस कहते हैं इनको, ये मैंने नॉइज़ पोल्यूशन वाले लेक्चर में भी थोड़ा सा इनका जिक्र किया था कि ये क्या करती हैं और हम कब कब यूज़ करते हैं। एक्सपोजर टू नॉइज़ लेवल्स ओवर 85 dB जो है तब हम यूज़ करेंगे। हेयरिंग प्रोटेक्शन चाहिए होती है हमें। इम्प्लीमेंट इफेक्टिव हेयरिंग कंजर्वेशन प्रोग्राम। फिर जो है टाइप्स ऑफ पीपीई क्या होते हैं हेयरिंग के लिए, हम देखेंगे कि क्या होते हैं। डिस्पोजेबल फोम प्लग्स, ये वाले जो हैं। मोल्डेड ईयर प्लग्स होते हैं। नॉइज़ कैंसलिंग ईयर प्लग्स होते हैं। ईयर मफ्स होते हैं, ठीक है, ये आएंगे सारे। ईयर प्लग्स हम किस तरह से इंसर्ट करते हैं, ये वाला जो ईयर प्लग है ना, ये इस तरह से करते हैं। पहले हम उसको रोल करते हैं, फिर हम उसको कान में डालते हैं इस तरह से यहाँ तक, फिर हम उसको छोड़ देते हैं तो वो नॉइज़ कैंसिल करेगा। हैंड प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्लव्स यूज़ करते हैं। किस किस के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, स्किन एब्जॉर्प्शन के लिए करते हैं, पंक्चर्स, केमिकल बर्न्स, थर्मल बर्न्स, इन सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। अब ये वाली जो ग्लव्स की टाइप है ये एंटी वाइब्रेशन है, केमिकल रेजिस्टेंट, लेदर पाम, कट रेजिस्टेंट होते हैं ये, हीट रेजिस्टेंट और परमिएशन रेजिस्टेंट। परमिएशन मतलब पेनिट्रेशन वगैरह किसी लिक्विड की। फुट एंड लेग प्रोटेक्शन के लिए हम इस तरह के बूट्स यूज़ करते हैं। ये हमें किस किस चीज़ से बचाते हैं, फॉलिंग और रोलिंग ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स, क्रशिंग और पेनिट्रेटिंग मटेरियल्स, sharp objects and penetrate the soul, exposure to molten metal, working on or around hot water, slippery surfaces, इन सारी चीज़ों से हम बचाते हैं। फुट प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या, अब जैसे ये इसने हैवी कोई चीज़ उठाई हुई है वो गिरेगी उसके ऊपर तो इम्पैक्ट, चोट वगैरह जो लगती है उससे, कंप्रेशन, कट्स, पंक्चर्स, केमिकल्स, टेम्परेचर, इन सब से हमें फुट प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो इसमें क्या होता है कि फुट एंड लेग प्रोटेक्शन के लिए स्टील या कंपोजिट्स हो सकते हैं जो मटेरियल है। हीट रेजिस्टेंट सोल्स यूज़ करते हैं। मेटल शैंक्स स्पेशली फुटवेयर्स में भी नीडेड। अच्छा जी, मेटल के अगेंस्ट जो गार्ड यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड और केमिकल रेजिस्टेंट, कंडक्टिव और नॉन कंडक्टिव के। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है वो कंडक्शन ना करें इलेक्ट्रिसिटी की। ये स्टैंडर्ड्स हैं इनके, इनको हमने बस देखना है कि किस तरह के होते हैं। हैजर्ड से प्रोटेक्शन, शू विद मेटल टो कैप, प्रोटेक्ट अगेंस्ट नॉक्स या फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। मेटल टो कैप अगर होगी तो रबर शूज़ कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट केमिकल मटेरियल्स, ठीक है। बॉडी प्रोटेक्शन के लिए हम इस तरह के इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद ये भी सारे आगे इनकी टाइप्स ही हैं, इनको आपने ऊपर गो थ्रू करना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेबोरेटरी कोट्स होते हैं, कवरऑल्स, वेस्ट, जैकेट्स, एप्रन्स, सर्जिकल गाउन्स होते हैं, फुल बॉडी सूट्स होते हैं, ठीक है। इनकी आपने, ये मैं आपको स्लाइड्स दे दूँगी, जस्ट आपने देखना ही है कि ये किस तरह के होते हैं। अच्छा, पीपीईज़ हमने देख ली कि क्या होती हैं और हम कब कब यूज़ करते हैं। उसके बाद ये है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो आजकल चल रहे हैं सेफ्टी मैनेजमेंट के, उसमें ये दो मेन स्टैंडर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं और मोस्ट कॉमनली आपको नज़र भी आएंगे। पहला स्टैंडर्ड है ISO 9000 सीरीज़ है, तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स है, और 14000 जो है वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स है। इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड गाइडेंस। इसमें एक
जो भी स्टैंडर्ड है स्पेसिफिकेशन होगी और गाइडेंस होगी। स्पेसिफिकेशन ये होगी कि ये होना चाहिए और गाइडेंस ये होगी कि आपने किस तरह से उसको अचीव करना है। स्पेसिफिकेशन इज अ डिटेल्ड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स टू बी सेटिस्फाइड बाय अ प्रोडक्ट, मटेरियल, प्रोसेस और अ सिस्टम, इंडिकेटिंग द प्रोसीजर्स फॉर चेकिंग कंफर्मिटी टू दोज रिक्वायरमेंट्स। ये कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपकी प्रोडक्ट को पूरी करनी चाहिए और अगर उसकी ऑडिट होता है तो उसमें वो वाली स्पेसिफिकेशंस चेक की जाएंगी। गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड्स एडवाइस रादर देन अ सेट ऑफ वेरीफाइबल रिक्वायरमेंट्स, इज डिजाइंड एज एन इंटरनल मैनेजमेंट टूल। तो इसमें ही वो गाइडेंस देते हैं कि किस तरह से आपने अचीव करना है। रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या है? 1997 द ISO डिसाइडेड नॉट टू डेवलप एंड over occupational health and safety management standard. As a result, many countries have developed their own. ठीक है, अब ये है कि इन्होंने ISO ने कहा कि हम नहीं कर रहे, तो कंट्रीज़ ने अपने खुद बना लिया। BS जो है वो 8800 कैप, ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने बनाया था 1996 में। गाइडेंस डॉक्यूमेंट है बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट सिस्टम्स मॉडल्स फ्रॉम बोथ हेल्थ एंड सेफ्टी एंड ISO। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं 1401। ये क्या करता है? BS 8800 जो स्टैंडर्ड है, ये क्या है? गिव्स एडवाइस ऑन हाउ टू इवैल्यूएट द शॉर्टकमिंग्स विद एन एग्जिस्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट एन एडिक्वेट सिस्टम शुड कंप्राइज ऑफ, हाउ द प्रोग्रेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिस्टम टू एडिक्वेट सिस्टम। तो ये हमें ये बताता है कि जो पहले सिस्टम है उसमें क्या मसाइल हैं और उसमें हमने जो सही सिस्टम है वो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और हम एक ख़राब सिस्टम से सही सिस्टम की तरफ कैसे जाएंगे। ये है इसका प्रोसीजर। पॉलिसी है, उसमें प्लानिंग आती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन आती है, चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन लेंगे हम, फिर उसके बाद मैनेजमेंट रिव्यू और उसके बाद क्या कॉन्टीन्यूअल इम्प्रूवमेंट के जो भी मसला आ रहा है उसको हम इम्प्रूव करेंगे अपनी पॉलिसी को यहाँ पे दोबारा। ठीक है, अगेन वही जो हमारा मॉडल था, पहले हमने देखा कि पॉलिसी है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसको, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, मेजरिंग, परफॉर्मेंस रिव्यूइंग और उसका ऑडिट चल रहा है, सेम वही। तो ये क्या पॉलिसी है कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी 1801 जो है, प्लानिंग फॉर हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल, और उसके ये हमारी प्लानिंग स्टेज है उसकी। लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है, ऑब्जेक्टिव्स और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्या आएगा? स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करेंगे। ट्रेनिंग, अवेयरनेस एंड कॉम्पिटेंस, कंसल्टेशन एंड कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन होगी, डॉक्यूमेंट एंड डाटा कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस होगी। उसके बाद हम चेकिंग, ये सारा हमारा इम्प्लीमेंट हो रहा है प्लान, यहाँ पे प्लानिंग हो रही है कि क्या क्या चाहिए। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि पॉलिसी क्या चीज़ है, पॉलिसी का टाइटल क्या है। ठीक है, फिर उसकी हमने प्लानिंग की, उसके बाद हमने उसका इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन के सारे फेजेस देखे। फिर ये कि चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन में क्या करेंगे? परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग, एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स देखेंगे कि रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट और ऑडिट। हम ये देखेंगे कि जो हमने प्लान किया था उसकी क्या परफॉर्मेंस है, हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स वो दे रहा है या नहीं दे रहा, तो उस सब का ऑडिट करेंगे। और उसके बाद मैनेजमेंट रिव्यू आएगा और कॉन्टीन्यूअल इम्प्रूवमेंट में ये कि हम दोबारा से देखेंगे कि जो हमने नई पॉलिसी बनानी है उसमें रिजल्ट्स इंक्लूड करेंगे। प्लानिंग फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में क्या आएगा कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट फॉर द सिस्टम, जिसमें आएगा व्हाट नीड्स टू बी डन, सेटिंग क्लियर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, व्हाट इज टू बी डन, आइडेंटिफाइंग हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु गेट्स इट डन, सेटिंग टाइम स्केल्स व्हेन इट शुड बी डन बाय, आइडेंटिफाइंग द डिजायर्ड आउटकम, व्हाट शुड बी द रिजल्ट। ठीक है, पहले हमने ये देख लेना है कि हमारी नीड्स क्या क्या हैं। ठीक है, वाइड स्कोप होगा। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमने अच्छा ये तो सारी नीड्स हैं, लेकिन हमने क्या पॉलिसी बनानी है और किस तरह से करना है। फिर हम ये देखते हैं कि ये कौन सा बंदा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है जो इसको करवाएगा। फिर इसकी टाइम स्केजुलिंग होगी और फिर उसका डिज़ायर्ड आउटकम क्या आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा